गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। करंट इलेक्ट्रिसिटी 6th लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है और एज यूजुअल जब तक ये यूनिट चलेगी एवरी टाइम आई एम टू रिवाइज द फॉर्मूलाज विच वी हैव डन। और रिवीजन का रीज़न ये है ताकि आपको ये फॉर्मूलाज जो हैं बिल्कुल याद हो जाएं। सबसे पहले हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच कैन बी रिटन एज आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से Q इज इक्वल टू एन ही होता है अपॉन टी। दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू। सेकेंड आपको बताया गया था कि अगर बहुत ये जो करंट है इसमें चार्ज निकालने को दे दिया जाए तो दिस रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है दैट इज़ गिवन एज dq/dt। और यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चार्ज कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ dq, तो ये इधर चला जाएगा इंटीग्रल ऑफ I इंस्टेंटेनियस इंटू dt। टाइम लिमिट डाल के आप ये निकाल सकते हैं। थर्ड बच्चे आपको फॉर्मूला बताया था मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दैट इज़ द एक्सेलरेशन जो हमें लग रहा था एज इफ द चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग एंड द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो एवरेज टाइम आ रहा था दिस वाज इक्वल टू E बाय m, फोर्स अपॉन मास ऑफ द चार्ज इनटू द रिलैक्सेशन टाइम टाउ। देन इन दोनों में रिलेशन बताया था I इज इक्वल टू वडीना, so V Verdina, this is what we had studied. N था number density of the electron. And then we had the resistance. The resistance was milli. कौन मिली आपको भाई? मिली नीता, नीता. And the other one was the resistivity. रोना नहीं, मैंने देना, नीट का एग्जाम. Then we had the Ohm's law. V is equal to IR. The current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential, or the potential across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. And ये under some conditions ये specified है कि when the physical conditions are satisfied, the temperature is constant. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड ऑल। बेसिकली मेन जो इफेक्ट हमारा हम देखते हैं कंडक्टर्स पे दैट इज ऑफ द टेम्परेचर, तो यही अभी मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ अभी आपको। देन इसी का दिस वाज अ स्केलर फॉर्म, इसको हम ओम्स के स्केलर फॉर्म बोलते हैं जिसको हमने डिराइव करके देखा था। देन इन वेक्टर फॉर्म v का वेक्टर कौन हो जाता है E बाय द रिलेशन v E इज इक्वल टू dv/dl। वहाँ से दिस फैक्टर इसमें आ जाएगा, इसकी जगह करंट डेंसिटी J एंड R की जगह रो। दिस वॉज द रिलेशन वी हैड डन। और दिस कैन बी रिटन एज J इज इक्वल टू E अपॉन रो, और दिस कैन बी रिटन एज J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये आपका है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। एंड देन हमने ये किया था रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आते हैं, ये बात याद रखनी है 9th कि रेजिस्टिविटी जो है ये फिजिकल कंडीशन के चेंज होने से नहीं चेंज होती, इट्स ओनली चेंजेस विद द टेम्परेचर। लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ एंड एरिया के चेंज होने पर भी ये चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू जो है आर की चेंज होगी। एंड एक जनरल फॉर्मूला था कि द रेजिस्टेंस फाइनल इज ऑलवेज इक्वल टू n² अपॉन r, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला फट से लगाना है। जहाँ पे n था नंबर ऑफ टाइम्स आपकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया गया है या उसको डिक्रीज किया, यानी कि एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन है वायर में या फिर कंप्रेशन है वायर का, ठीक है। सो एक्सटेंशन में लंबाई बढ़ जाएगी, कंप्रेशन में घट जाएगी। दिस इज द रिलेशन विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। एंड द मेन थिंग दैट द 10th फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू दैट वाज द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जहाँ पर R लिखा है उसकी जगह रो भी लिख सकते हैं। दिस रिलेशन इज गिवन एज R0 1 प्लस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल। this was the formula we had, ठीक है। अल्फा बाहर है, अल्फा इज नोन एज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड इफ यू हैव टू रेजिस्टेंस एट टू टेम्परेचर इज गिवन, R1 टेम्परेचर पे और R2 टेम्परेचर, तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा T1 टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा T2 टेम्परेचर। इन्हीं के ऊपर बेस सारे न्यूमेरिकल्स हमने हर टॉपिक में ये न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं। फिजिक्स में हर जगह जब भी आप पढ़ते हैं डेली यू रिवाइज द थिंग्स, एंड
बेसिक जो भी फॉर्मूला आता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करिए। आप जो मैंने सॉल्व किए हुए चाहे आप वही न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं उसको कवर कर दीजिए और अपने आप करिए, ठीक है। देन ओनली यू लर्न द मेन कॉन्सेप्ट कि कैसे आपने आगे बढ़ना है। अब आते हैं इसमें वी स्टार्ट विद द न्यू लेक्चर दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल लॉ, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है कॉमन बिहेवियर किसी भी कंडक्टर का अंडर सर्टन कंडीशंस, ठीक है। सर्टन कंडीशन में ही वो ओबे करता है, लीनियर रिलेशन बताता है वोल्टेज एंड इसमें वोल्टेज एंड करंट में, वोल्टेज इज हियर करंट इज हियर। इसमें आपको मैंने इस तरह का ग्राफ ओम्स लॉ के हिसाब से आता है। तो इफ़ यू टेक द वाई कंपोनेंट एंड द आई कंपोनेंट, वी अपॉन आई दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा, और दिस इज अ स्लोप, और ये भी क्या है आर ओम्स लॉ के हिसाब से। तो स्लोप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर v अपॉन आई है, v इधर है और i इधर है, अगर ये उल्टा हो जाएगा i और v, तो इट विल बी स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये सब हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस में ये बताया गया है कि कंडीशन, सर्टन कंडीशन में ही वो जो सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज ये लीनियर वेरिएशंस नहीं देखे जाते हैं। जैसे मान कंडक्टर की पहला एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर में भी हमें मालूम है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आप जब कोई करंट कंटिन्यूसली इसके थ्रू जाता है तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर इसमें जो वोल्टेज और करंट है इसमें रिलेशन जो है लीनियर नहीं रह जाता है, इट चेंजेस अ लिटिल। दैट इज व्हाट आई हैव शोन यू, द चेंज इन द नेचर, यू सी हियर नेचर ऑफ द मटीरियल का विद द पैसेज ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो आई डज नॉट वेरीज लीनियरली विद वी। तो ये लाल रंग से दिखाया मैंने, एक्चुअली ये कर्व हो जाता है जैसे बहुत देर तक करंट पास करे, जबकि ओम्स लॉ वाला ये ग्रीन लाइन से है। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे आपका लिमिटेशन लग जाती है ओम्स लॉ को कि ज़्यादा देर हीट अप होने से वेरिएशंस आती हैं, लीनियर नहीं रहता। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल वाटर वोल्टामीटर का, ये भी एक नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट है। तो जो लोग भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, वी और आई के बीच में लीनियर रिलेशन होता है अंडर सर्टन कंडीशन, दैट इज अ फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, ऐसे ही बोला था। तो चाहे कांस्टेंट रख के भी यहाँ पर पे तो देखो बार बार करंट भेज रहे हैं, तो उसका हीटिंग के कारण ये लाल रंग का जैसा कर्व बन गया। वाटर वोल्टामीटर में ये देखा गया कि जब इसका जो करंट का और वोल्टेज का वेरिएशन देखा गया इसमें, तो एक सर्टन वोल्टेज के बाद ये लीनियर हो जाता है, ठीक है। इसमें वी और आई में लीनियर है, लेकिन एक सर्टन वोल्टेज के बाद, उससे पहले नहीं होता है। जबकि ओम्स लॉ कहाँ से शुरू हो जाता था, सेंड, जैसे ही आप इधर पे वोल्टेज में चेंज करते हैं करंट में चेंज आता है, या करंट चेंज करते हैं वोल्टेज में, साथ के साथ यू विल फाइंड द चेंजेस। इसमें ऐसा नहीं है, तो ये फिर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। देन दिस इज अ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ वाटर वोल्टामीटर। फिर एक और एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी, दैट इज फॉर डायोड्स। ये भी हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स में वो भी जो है वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं दिखाते। ये देखिए, पहले तो वाटर वोल्टामीटर देख लीजिए, सर्टन दिस वोल्टेज पर ही वो लेता है, तो स्टार्टिंग बिहेवियर इज अगेंस्ट द ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई है ना। और देन वी हैव दिस ग्राफ फॉर द डायोड। इसमें देखिए, ये इस तरफ पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव है, ऊपर के लिए करंट है, नीचे भी करंट है, ये नेगेटिव साइड ही ऑपोजिट। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग, जैसे जैसे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं डायोड पे, तो इसका करंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एंड इट इज इन मिली एम्पियर, इसलिए मिली एम्पियर लिखा हुआ है। ऐसे लीनियर नहीं रहता, ऐसा कर्व्ड साइन, आफ्टर सर्टन वोल्टेज इट शो अ शार्प इंक्रीज इन द करंट। और रिवर्स बायसिंग में जब वोल्टेज उसके क्रॉस नेगेटिव लगा दिया जाता है, देन ये तो मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण है इसका करंट, है ना, ये इसका माइनॉरिटी। रिवर्स बायसिंग जब होती है तो माइनॉरिटी कैरियर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, और इसमें भी एक सर्टन वोल्टेज के बाद देयर इज अ शार्प इंक्रीज, और वो और ज़्यादा बढ़ाएं तो खराब होने के भी डर रहता है। तो ये जो डायोड्स हैं, इनके जो कर्व्स हैं, इसमें भी कहीं लीनियर वेरिएशन नहीं दिख रहा है, तो ये डायोड्स भी कैसे हो गए, नॉन ओमिक एलिमेंट्स हो गए। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक
सर्किट एलिमेंट्स के बारे में बताएं तो आप लिखेंगे ओम्स लॉ। ओमिक वो होंगे जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन ओमिक वो होंगे जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो ओम्स लॉ को जैसे सिंपल सा एक रेजिस्टर ले लेंगे, उसके क्रॉस करना है, जो भी अभी तक हम ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करते हुए ले रहे थे, तो वो दैट विल एक्सप्लेन दैट पार्ट, ठीक है। देन कम्स द सुपर कंडक्टिविटी। अब क्या है, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू जो है, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब जैसे टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद है बच्चों। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप उसको पोटेंशियल इसके क्रॉस अप्लाई करते हो, दिस इज द पोटेंशियल वी आर अप्लाइंग, हम सब पढ़ चुके हैं ना। जैसे इसके हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, तो बीच में आके कौन है, वो कर्नल्स होते हैं जिनसे वो टकराते हैं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ये आयनिक वाइब्रेशन बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा टकराना शुरू कर देते हैं, तो इनकी ये लोग इधर को जा नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं द फ्लो ऑफ चार्ज। रोक रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स करंट उसके थ्रू नहीं फ्लो पाएगा उतना, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कंडक्टर की बढ़ रही है। तो सुपर कंडक्टर जैसे, अब इसका मतलब ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उस टेम्परेचर पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है एक साथ ऐसे क्लाउड की तरह कोहेरेंट एकदम एक साथ मूव करते हैं, और वो जो आयनिक वाइब्रेशन उनको रोक भी नहीं पाते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग ऑल टुगेदर टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, और इसकी कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है, मतलब रेजिस्टेंस बिल्कुल ही क्या हो जाता है, जीरो। तो उस टेम्परेचर पर वो जो कंडक्टर स्टार्ट बिहेविंग एज अ सुपर कंडक्टर। So this is what I have told you, the property by virtue of which a metal alloy oxide or a poor conductor show almost zero resistance at a very low temperature is called superconductivity. Reason क्या है? We know our resistance of a conductor decreases with the decrease in temperature, and at a particular low temperature called critical temperature, the electrons show complete mutual coherence and flow without suffering any collision, so they become super कंडक्टर। वो ऐसे तो वो बीच में आते थे ना, टकराते थे, तो वो इतना लो हो जाता है कि उनकी आयोनिक वाइब्रेशन बहुत उतनी होती ही नहीं है कि वो आराम से निकल के एक साथ सारे के सारे क्लाउड की तरह चल पड़ते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फीचर सुपर कंडक्टर्स का ये है कि अगर कोई रिंग ले लें हम सुपर कंडक्टर की, और उसको एक बार करंट दे दें तो वो, और इस रिंग को पहले कनेक्ट किया हुआ है मान लीजिए बैटरी से, और इसमें करंट एक बार फ्लो कर गया, और उसके बाद ये बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से, बैटरी डिस्कनेक्ट, तो भी ये करंट जो है बहुत इसके थ्रू फ्लो होता रहेगा। एप्लीकेशन पार्ट में इसके द्वारा जो सुपर कंडक्टर को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो कि सस्ते भी पड़ते हैं बनाने के लिए। फिर इसका सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में, क्योंकि इसमें जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पावर लॉस जो है दैट इज ऑलवेज गिवन एज I²/2R, ये फॉर्मूला हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो जब रेजिस्टेंस ही बहुत लो है, इसका रेजिस्टेंस इज बिकम्स नियरली जीरो, सो द पावर लॉस इज लेस, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च वर्क में इसका यूज़ हो रहा है, यूज टू प्रोड्यूस हाई स्पीड कंप्यूटर्स। हाई स्पीड कंप्यूटर्स में भी इसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर्स का हो रहा है। तो बड़े शॉर्ट में मैंने ये दिया हुआ है, यू विल गेट दिस इन योर PDF फाइल ऑल्सो। ओके, नाउ कम्स टू द मेन, दैट इज रेजिस्टर। सो रेजिस्टर हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टर्स क्या हैं। ये भी आपके जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि क्या करता है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। सो इट्स अ रेजिस्टर is a component of electrical circuit offering opposition to the flow of current in that circuit. ठीक है, ये ऑपोजिशन ऑफर करते हैं ना। यू हैव कमर्शियली वी हैव टू टाइप ऑफ रेजिस्टर्स। दिस रेजिस्टर्स यू कैन हैव divided into two types.
partially, it's divided into two type. One is carbon resistor. The other is resistors made up of alloy फॉर्म में होते हैं, ठीक है. जैसे here I'll quote that nichrome, mangan, constant. These are इस तरह के होते हैं ये. इसकी लेकिन लिमिटेशन ये हो जाती है कि इनकी जो साइज़ है, जहाँ जैसे ये पोटेंशियोमीटर में, मीटर ब्रिज में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. बट दीज हैव द लिमिटेशंस. इसकी लिमिटेशंस जो हैं दे आर वेरी. पहली बात तो इसको मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ, रेजिस्टेंस मेड अप ऑफ alloy, nichrome, constant, etc. एग्जाम्पल I'll quote here. ये हम पढ़ेंगे आगे, है ना. एग्जाम्पल व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी मीटर स्केल या मीटर ब्रिज, देन पोटेंशियोमीटर. ये सब हमने पढ़ना है, ठीक है. इधर पे मैं लैबोरेटरी जो लैब्स में लैब के एक्सपेरिमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि इनके द्वारा हाई रेजिस्टेंस नहीं ऑब्टेन होता प्रैक्टिकली. हाई रेजिस्टेंस are not obtained by them. जो कार्बन रेजिस्टर्स हैं ये कॉम्पैक्ट है साइज में. दे आर कार्बन रेजिस्टर्स कॉम्पैक्ट इन साइज. कॉम्पैक्ट यानी स्मॉल इन साइज है. ये बहुत बिग है साइज में, बिग इन साइज, ठीक है. इसके ये ज़्यादा बेनिफिशियल है उसके कंपैरिजन में. ये आपके टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वहाँ पर हर जगह, हर सर्किट्स में इसका इस्तेमाल जो है इनका किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है साइज में, ठीक है. और ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑल्सो, वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑल्सो. ये तो इतने ज़्यादा छोटे हैं साइज़ में कि इनकी जो वैल्यू है वो हम उनके ऊपर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी. इसीलिए उसको कलर कोड के द्वारा जो है हम इसको निकालते हैं. अब कलर कोडिंग पे आते हैं. इसमें जो है इसका सिंबल जो है, रेजिस्टर का सिंबल हमेशा ऐसे, दिस इज़ द सिंबल वी यूज़ फॉर द रेजिस्टर, ठीक है. जिगजैग से, दांत से होते हैं. दिस इज़ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ऐसे दिखाएंगे. अगर ये वैरी कर रही है देन इट इज़ लाइक दिस. ये ऐसे आया और इसके ऊपर एक एरो मार दी, दिस इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस. फिर एक और रेजिस्टेंस का सिंबल में अगर ऐसा निशान आपको मिलता है, एक एरो ऐसे ऊपर आ रही है, दैट मीन्स ये भी वेरी कर रहा है. इट्स अ रेहोस्टैट. रेहोस्टैट के द्वारा ये इस तरह का होता है. इसके ऊपर जो वायर है वो इस तरह से घुमाई होती है और ऊपर एक रॉड सी होती है जिसके स्लाइडिंग सा मेटालिक अटैच रहता है. तो जितनी लेंथ तक वो कनेक्टेड होगा उतनी लंबाई का जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में होगा. जो आपके सॉलिड ये कार्बन रेजिस्टर्स हैं ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इस तरह से बड़े ही छोटे छोटे से ऐसे होंगे. कई बार रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं, ठीक है.
कई बार से छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, इसके ऊपर रिंग्स ही बनी होती हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी और होती इनकी वैल्यू बहुत हाई है, तो वो वैल्यू को कैसे मेजर करें, तो उसके लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो द कार्बन रेजिस्टर्स आर वेरी small in size, so we can't write their values on them. Therefore, color coding is done. कलर कोडिंग तभी की जाती है. नाउ हियर यू सी दैट कलर कोडिंग इज डन. इसमें अब कलर कोडिंग है क्या चीज़, तो ये एक, अगर आप देखेंगे जो ये होता है इस तरह की शेप है, ये तो मैं बड़ा करके बना रही हूँ, बहुत छोटा सा साइज होता है इसका. ये दो वायर से जो सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, इसमें 3 रिंग्स बनी होती हैं, इनको बैंड्स बोला जाता है. ठीक है, ये बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 और एक बैंड 4 होता है या कभी कभी नहीं होता है. इनके कलर्स के हिसाब से हम इसकी जो है निकाल लेते हैं कि क्या वैल्यू उसकी होनी है. अब इसमें भी खास एक बात आपको याद रखनी है, दैट इज़ इसके जो बैंड नंबर B1 और B2 हैं, ये न्यूमरिक वैल्यूज़, कलर ऑफ बैंड B1 एंड B1 और B2 का जो है ये आपको देते हैं न्यूमरिक वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू, सिग्निफिकेंट नंबर बताते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसके फॉर्म में आपको ये अपने कलर्स के जो 2 बैंड्स हैं B1 एंड B2, दे रिप्रेजेंट्स दी. फर्स्ट फिगर क्या होगा और सेकेंड फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं. इसका पहले का कलर क्या है और वो दूसरे का क्या है, तो एक नंबर्स आपको पता लगेंगे. न्यूमरिक वैल्यू जो है आपको न्यूमेरिकली न्यूमरिक वैल्यू. ठीक है, जो कलर ऑफ बैंड B3 जो है, आपको ये जो है ये B3 जो है रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने एडेड हैं. ठीक है, सो दिस विल गिव यू द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, or you can say that it gives the order of magnitude. ठीक है, अब जो कलर ऑफ बैंड 4 जो है ये आपको इसकी टॉलरेंस जो है उसके बारे में बताएगा, फ्लक्चुएट कितनी हो रही है उसकी वैल्यू. सो इट गिव्स द टॉलरेंस. ठीक है, कलर कोडिंग में आपके पास रिंग्स हैं, उनके रिंग्स के कलर्स के हिसाब से आप निकालेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट द कलर कोड सेज. बड़ा ही कलर कोड फॉर कार्बन, color code for carbon resistor. अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कलर ऑफ बैंड से, अगर यहाँ मैं ले लेती हूँ कलर ऑफ बैंड. ठीक है, फिर फर्स्ट डिजिट given by B1, then second digit by B2, then you have multiplier of
power of 10, B3, and tolerance by B4. This is what we have. अब बच्चे, अब हम देखते हैं इसमें कलर बैंड लिखने से पहले मैं एक और तुम्हें हिंट दे देती हूँ. दैट इज B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ऑफ ग्रेट Britain has a very good wife. ये याद रखना आपने, ठीक है. अब इसके हिसाब से कलर्स देखते हैं. बी की बात आती, बी रॉय, तो इसका बी का हो जाएगा ब्लैक. ये याद रखना, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू. ठीक है, ये हो गया आपके 3. ब्लैक, ये याद रखना, इस ऑर्डर्स याद रखेंगे आप, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू. अब और कौन से रिपीट हो रहे हैं जो कलर्स? जी से ग्रेट एंड गुड ना. ग्रेट जी से है, मेक इट एज ग्रीन एंड ग्रे. बाकी तो रिपीट कोई नहीं है, आप सिर्फ उसी के सिंबल से आप बता सकते हैं. आर है, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वी फॉर वायलेट, दिस इज फॉर वाइट, डब्ल्यू फॉर वाइट. उसके बाद जो चौथा बैंड है जिसमें आ जाते हैं आपके स्पेशल, आप ये याद रखने के लिए, दैट इज फोर्थ वन. दैट इज इफ इट इज गोल्ड or it is silver or it is no color, not present. ये जो चीज़ है, this is only for B4, बैंड 4. ठीक है. अब इसमें नंबरिंग इस तरह से की गई. ये नंबरिंग जो थी, दैट वाज, यहाँ से शुरू हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B रॉय, ओह, B रॉय ऑफ ग्रेट, B ओह, रॉय, वन मिस्टेक, रॉय, इधर O Y आना था, R O Y, रॉय इज सेपरेट. सो रेड, O से हो गया आपका ऑरेंज. ओके, आई हैव रिटन ऑरेंज. Y लिख लेते हैं, है ना. Y का हो गया येलो. येलो इज ऑल्सो देयर. सो येलो का हो गया 4th, ग्रीन का हो गया 5th, ब्लू का हो गया 6th, दिस इज 7th, दिस इज 8 एंड दिस इज 9. याद रखना है ना. दिस ऑरेंज इज फॉर रॉय, ओ, एंड वाई से हो गया आपका येलो. तो आप ये याद रखेंगे, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ. तो इनके नंबर्स ये हैं. तो मान लीजिए अगर आपका पहला जो बैंड है उसका कलर ब्लैक है, तो आपको जो पहला नंबर, पहला डिजिट मिलेगा, दैट विल बी 0. ठीक है. अगर ये है, देन यू विल गेट 1. देन अगर रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो है तो 4, ग्रीन है तो 5. सी, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ब्लू कलर है तो 6, वायलेट कलर है तो 7, ग्रे कलर है तो 8, वाइट कलर है तो 9. अब डिजिट यहाँ नहीं मिलेगा इसको, गोल्डन हो चाहे सिल्वर हो, चाहे आपको ये नंबर नहीं देता है.
ये वाले जो कलर बैंड 1 का कलर, ये इनमें से कोई एक होगा, ठीक है, ये 10 में से कोई एक कलर होगा, उस हिसाब से इसके नंबर। बैंड 2 का भी इसी पे से होगा, तो ये भी कैसे चलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ये वाले कलर्स जो हैं गोल्डन सिल्वर एंड नॉट प्रेजेंट, ये B2 को नहीं मिलने वाले। अगर ये मान लीजिए आपकी थर्ड रिंग ब्लैक है, देन इट विल बी 10 की पावर 0। अगर ब्राउन है तो 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 2, ये कलर के हिसाब से है, ठीक है। दिस इज 0, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। तो भी कौन से कलर पे आ रहा है वो कलर देखना है आपने। 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, और ये कलर्स तो होंगे ही नहीं इसमें, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कोई कलर्स नहीं आने वाले आपके ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ख़त्म। अगर आपका गोल्ड है दैट मीन्स इट इज़ 5% की फ्लक्चुएशन है। अगर सिल्वर है तो 10% की फ्लक्चुएशन है। अगर नॉट प्रेजेंट देन इट इज़ 20% की टॉलरेंसेस की जो ये होगी। ये टेबल आपको याद रखना है, इसी के ऊपर बेस्ड होंगे आपके सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। सो इफ़ यू सी हियर, लेट्स सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव। ये आ जाते हैं। सपोज द कलर बैंड सीक्वेंस ऑफ द रजिस्टर इज द गिवन, B1 इज ग्रीन, ब्राउन, येलो, गोल्ड। तो आपको एकदम से याद हो जाना चाहिए मैंने क्या बताया। B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, है ना। इसको पूरा अगर ऐसे भी नहीं लिखना है तो यू कैन राइट इट एज B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब याद रहेगा, दिस इज B से क्या बताया था पहले, दैट इज ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू। रॉय का रेड, ऑरेंज, येलो। ग्रेट, ग्रे, एंड यहाँ गुड है तो ग्रीन, पहले ग्रीन फिर ग्रे। हैज़ का कुछ नहीं आएगा, वेरी गुड का वायलेट, वाइफ का वाइट, और नंबरिंग क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्या दिया हुआ है इन्होंने, B1 इज गिवन ग्रीन। ग्रीन कहाँ है, दिस इज, ये आपको पहला दिया, दिस इज B1। B2 क्या है, ब्राउन, दिस इज ब्राउन, B2। then B3 is yellow, yellow yellow yellow, ये क्या है B3, and B4 is gold। अब गोल्ड का मैं यहाँ नहीं बनाया। सो नाउ व्हाट वी राइट, B1 क्या देता है, पहला सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा दैट विल बी 5, है ना, क्योंकि हम जब भी इसकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू इज ऑलवेज रिटन एज B1 B2 B3 एंड देन वी राइट फॉर B4, है ना। तो B1 कितना है 5, B2 कितना है 1, इंटू 10 की पावर बताएगा B3 4, फिर प्लस माइनस गोल्ड है, गोल्ड में कितना बताया था 5%। सो दिस इज दिस मच ऑफ ओम्स इट्स गिवन। अब इन्होंने बोला है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोला है, कई बार ऑब्जेक्टिव होता तो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर इफेक्टिव वैल्यू पूछी हुई है इसकी पूरी वैल्यू निकालनी, मतलब ये आपका आ गया 51 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस 5%, यानी 5/100 किसका, 51 इंटू 10⁻⁴ का। ये आपको ऐड करना पड़ेगा इतना ओम्स। सो जब ये वैल्यू आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू
ये तो आपका 51 इंटू 10⁻⁴ है ही। इसके अलावा जब ये वैल्यूज जाएंगी इसमें, सो व्हाट द वैल्यू विल कम आउट टू बी हियर। सो 51 इंटू 10⁻⁴, इसको करिए आप यहाँ से 5 से ये चला जाएगा, प्लस माइनस 5 इंटू 51 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 4 है, तो इट विल रिमेन 10⁻², है ना। ये 2 ज़ीरोस कट जाएंगे वहाँ पे, इतना ओम्स। दिस इज इक्वल टू 51 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस ये कितना होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 इंटू 10⁻²। अब ऐसे इनको प्लस तो कर नहीं सकते आप, ये 10⁻⁴ है, ये 10⁻² है, इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 4 करूँगी तो ये छोटा बन जाएगा। तो कितने डेसिमल, 1 2 पॉइंट में अगर यहाँ शिफ्ट कर दूँ, आई कैन राइट दिस एज 51 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस 2.55। देखो 255 को मैंने क्या लिख दिया, 2.55। तो इंटू क्या होगा, ऐसे मर्जी से थोड़ी लिखूंगी, इंटू 10⁻⁴ क्या होगा, बड़े को मैंने छोटा कर दिया, तो वो ये तो बड़ा है ना, तो इसकी पावर प्लस में ही रहेगी, +2 इंटू 10⁻², पुराना वाला। अब हो गए दोनों के दोनों 4। तो अब ये लिख चीज़ ऐड हो जाएगी, दिस विल बी, और आंसर विल बी रिटन एज 51 प्लस माइनस 2.55 कॉमन हम ले लेंगे इंटू 10⁻⁴ ओम्स। इज इट क्लियर। अब एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2.5, बच्चे इसको देखते नहीं है कि 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान से देखनी कि 2.5 दिया हुआ है, तो इसको पहले तो, क्योंकि हमने क्या बोला था जब ये नंबर कलर कोड पढ़ा था, कि ये आपको एग्जैक्ट न्यूमरिक वैल्यू देते हैं, इसमें डेसिमल नहीं आना है, तो ये डेसिमल आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू होगी 2.5 को क्या लिखना पड़ेगा, 25। तो अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकते, छोटे को बड़ा कर दिया है, तो इसका मतलब खुद तो ये छोटा था ना, कितना डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो -1। आप देखो अब ये छोटा ही रहेगा ना, 2.5 छोटा है, तो लेकिन हमने भर दिया बड़ा, अपनी मर्जी से तो बड़ा कर नहीं सकते, तो उसकी पावर पे कितने डिजिट इधर को घुमाए। आप इतना याद रखना है कि जब भी ये देखो यहाँ था, इधर था 255 डेसिमल, यहाँ नेगेटिव, अगर इस तरफ को चल रहा है डेसिमल, तो ये पावर उतनी ही पॉजिटिव होती जाएगी, और अगर डेसिमल इधर से इस तरफ चल रहा है, राइट साइड को चल रहा है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकता ना, तो ये पावर जो है वो उसको कम कर देगी। अपनी मर्जी से पीछे भी नहीं जा सकता, अगर पीछे जाएगा तो पावर बताएगी भाई वो पीछे गया हुआ है, क्योंकि उसकी वैल्यू हम बदल नहीं सकते, फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो इंटू 10⁻⁻1 है, इंटू 10⁻3, सो दिस प्लस माइनस 5% दिया हुआ है, तो दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻², -1 हो गया, और ये 2 हो गया, प्लस माइनस 5%। अब ये प्रॉपर इसमें ना यू विल राइट कि 2 किसका कलर था, 2 वॉज फॉर रेड, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे B1, आपने तो 4 ही बैंड्स बताने ना, B2 B3 B4 की वैल्यू बनी। B1 में कौन है, 2 किसके साथ है, रेड के साथ, आप लिखेंगे B1 इज रेड। फिर 5 किसके साथ है, ग्रीन, आप लिख दोगे ग्रीन। B3 10 की पावर 2 कौन है, रेड, आप लिखेंगे रेड। फिर 5% दिया है, 5% किसके लिए बोला हुआ था यहाँ पे, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, यहाँ चाहे हमने लिखा नहीं है, बट अगर गोल्ड है कितना बताया था, 5%, अगर सिल्वर है तो 10%, अगर नो कलर है देन इट इज 20%, ठीक है, याद रखना है आपने। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, +-5%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी गोल्ड। सो दिस वे, यानी एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि डेसिमल, कई बार मल्टीपल चॉइस में भी ऐसे ये कलर्स दे दिए, और मल्टीपल चॉइस में यही करेंगे ये लोग कि 25 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5, एक को दे देंगे 2.5 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5, बच्चे वहीं गलती कर देंगे।
या फिर ये इसको 2.5 इंटू 10⁻³ रख दिया, तो आपने ध्यान से रखना ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अगर ये डेसिमल में भी है तो इसको डेसिमल को पहले हटाइए, क्योंकि कलर कोडिंग में जो बैंड्स हैं उसके जो पहले 2 बैंड्स होते हैं B1 एंड B2 बैंड्स, ये हमेशा आपको एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। जो B3 बैंड है वो 10 की पावर बताता है, और ये जो प्लस माइनस करके है वो आपको टॉलरेंस बताता है। तो B4 जो बैंड है वो आपको टॉलरेंस बताएगा। तो इसमें 3 कलर्स की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन दिस लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप इसको रिवाइज करिए इन क्वेश्चंस को, और कुछ आपको एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चंस इसमें दूंगी असाइनमेंट, विल गेट ऑन इन PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे, वो आपने सॉल्व करके देखने हैं।